नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सीबीआई और ईडी का जाल हो गए बेहाल। दरअसल इन दिनों देश में सीबीआई और ईडी की खूब चर्चा हो रही है। सीबीआई और ईडी एक्शन में नजर आ रहा है, एक के बाद एक छापेमारी देखने को मिल रही है और पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं, वहीं दूसरी ओर के कविता से भी ईडी की पूछताछ एक बार हो चुकी है और दोबारा 16 मार्च को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी ओर लालू एंड फैमिली पर भी छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक एक्शन सीबीआई और ईडी के देखने को मिल रहे हैं और इस पूरे एक्शन को लेकर के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल बीजेपी सरकार पर उठ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि जो कुछ भी सीबीआई और ईडी कर रही है वो बीजेपी सरकार के इशारे पर कर रही है और बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक द्वेष के चलते सीबीआई और ईडी से छापेमारी करवा रही है। लेकिन क्या सचमुच सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार की कठपुतलियां बनकर रह गई हैं? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर स्वतंत्र एजेंसियां इस तरह से काम करेंगी, किसी एक सियासी पार्टी के फायदे के लिए काम करती हुई नजर आएंगी, तो फिर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल और आरोप जरूर लगेंगे, सवाल भी जरूर उठेंगे। लेकिन किस तरह से सीबीआई और ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और जो 3 मामले इन दिनों चर्चा में हैं, उन्हें लेकर के क्या कुछ अब तक सीबीआई और ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है और आगे क्या कुछ इसमें हो सकता है, इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए वो 3 चेहरे आपको दिखा देते हैं जिन पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो 20 मार्च तक तिहाड़ में सिसोदिया हैं। लालू एंड फैमिली पर छापेमारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और के कविता से भी पूछताछ जारी है और जो ये पूछताछ चल रही है, संभावना ये जताई जा रही है कि जब 16 मार्च को एक बार फिर से के कविता से पूछताछ होगी तो फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक और तेजस्वी समेत तमाम आरजेडी के नेता सरकार पर हमलावर हैं, दूसरी ओर सरकार की ओर से जवाब में ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और सिंपैथी कार्ड खेल करके खुद बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर के हो, के कविता के मामले को लेकर के हो या फिर लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के हो, सीबीआई और ईडी की ओर से भी जब कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं तो उसमें एक बात जरूर ये कही जा रही है कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उससे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई और ईडी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, केंद्र के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं? ये सवाल बड़ा हो जाता है। सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर स्वतंत्र एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन होकर के केंद्र सरकार के इशारों पर काम करेंगी तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अब जवाब दिया है तो साफ तौर पर बीजेपी ये जताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, वो खुद बचने के लिए इमोशनल कार्ड ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उसमें सबसे बड़ी टेंशन इन दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बनी हुई है। दरअसल मनीष सिसोदिया 20 तारीख तक तिहाड़ जेल में बंद हैं और जिस तरह से सीबीआई और ईडी का एक्शन उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा 10 मार्च को जब उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी उससे एक दिन पहले ही ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और ऐसा ईडी ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी ईडी इसी तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और ऐसा करने से कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं क्योंकि एक तरफ सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी ओर ईडी की जो कार्रवाई है वो सिसोदिया के लिए कानूनी तौर पर मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले
आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जो सवाल ईडी और सीबीआई की ओर से पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किन सवालों से सिसोदिया का सामना हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार फोन नष्ट क्यों किया गया। थोक विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाभ मार्जिन 5 से 12% क्या इसीलिए किया गया था। विजय नायर को कथित साउथ ग्रुप से भुगतान की गई रिश्वत की रकम को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। किन सवालों से सिसोदिया का सामना हो रहा है। शराब नीति को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में बदलाव क्यों किए गए हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो हिरासत में जब सिसोदिया है तो उनसे पूछे जा रहे हैं। आबकारी नीति में बदलाव क्यों किया गया, ये सवाल भी मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है। बार बार फोन बदलकर क्यों नष्ट किए गए सबूत, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मनीष सिसोदिया से इन दिनों हिरासत में ईडी और सीबीआई की टीम लगातार पूछती हुई नजर आ रही है। और तमाम जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सवाल ये भी यहाँ पर बड़ा होता है कि अगर सरकारें इशारों के बल पर ईडी और सीबीआई से काम करवा रही है तो फिर कोर्ट क्यों न्यायिक हिरासत को बार बार बढ़ा रहा है। कोर्ट क्यों जब कस्टडी बढ़ा रहा है तो ये बातें कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो पूछताछ है वो मस्ट है, वो पूछताछ जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है उससे दिल्ली के साथ साथ में केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने के लिए देख रही थी, खुद को मजबूत करने के लिए सोच रही थी, वो कहीं न कहीं दिल्ली तक सीमित होती हुई नजर आ रही है। अब तक पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ हुआ है वो आपको बता देते हैं। गिरफ्तारी के बाद से क्या कुछ हुआ है। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। उसके बाद 6 मार्च को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और 20 तारीख तक जो मनीष सिसोदिया हैं वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। 10 मार्च को बेल पर सुनवाई से एक दिन पहले 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, यानी कि 2 तरफा शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। संजय राउत के मामले में भी ईडी ने इसी तरह से कार्रवाई की थी। कोर्ट ने सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजा है। ईडी सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही है और अब सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है। 21 मार्च को सिसोदिया को बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिसोदिया का राजनीतिक करियर से अगर कहीं ना कहीं देखें तो वो कहीं ना कहीं इस शराब घोटाले की फेंट चढ़ता हुआ अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि सिसोदिया के जेल जाने के बाद जब उन्हें हिरासत में भेजा गया था उसके बाद उनसे जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी वो दूसरे नेताओं को दिल्ली में दे दी गई हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारियां वो दे दी गई हैं। और शिक्षा मंत्रालय की बात हो या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात हो, इन तमाम मोर्चों को लेकर के एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। तमाम तरह के ट्वीट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिसोदिया को 21 मार्च को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो मामला कौन सा है जिसमें मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। 17 नवंबर को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लॉन्च कर दिया था और इस आबकारी नीति के लॉन्च होने के बाद कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आए थे। डीलरों से रिश्वत लेने का आरोप, लाइसेंस नीति से कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया गया है, ये आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा था। सीबीआई ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ उस वक्त एफआईआर दर्ज की थी। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। 17 नवंबर को ये नई आबकारी नीति सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आए थे। आरोप लगा था कि मनीष सिसोदिया जो साउथ ग्रुप है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी साउथ ग्रुप की वजह से इसमें जो है कि कविता का नाम भी सामने आ रहा है। सिसोदिया पर आरोप कौन से हैं उन पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। शराब नीति से कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है, इस तरह के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। दक्षिण भारत के कारोबारियों ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, जो साउथ ग्रुप की बात मैं कर रहा था, उसके द्वारा रिश्वत देने का आरोप लगा है। तो विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन 5 से 12% तक बदल दिया गया है, इस तरह के आरोप लगे थे। हालांकि उसके बाद केजरीवाल सरकार को वो नीति वापस लेनी पड़ी। शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की जो पूरा मामला है उसको लेकर के एल1 टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की जो वो थी वो उन्होंने वापस कर दी थी। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई थी। ये तमाम आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 2 जोन में ठेके दे दिए गए थे
और इन्हीं तमाम आरोपों को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। कार्टेल तो बैन था, लेकिन शराब विक्रेता कंपनियों को कार्टेल के लिए लाइसेंस दे दिए गए थे। उनके कार्टेल को जब लाइसेंस दिए गए तो पूछा गया कि बैन है तो फिर लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। बिना एजेंडा कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने ढंग से प्रस्ताव पास करवाए हैं। शराब विक्रेताओं को फायदा हो इसके लिए ड्राइवर की संख्या भी घटाकर 21 से 3 कर दी गई है। ये वो तमाम आरोप नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब ठेके खोलने की इजाजत दी गई है। कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है। ठेकेदारों का कमीशन 2.5 से बढ़ाकर 12% तक किया गया है। तो ये वो तमाम आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। एलजी की मंजूरी के बिना 2 बार पॉलिसी एक्सटेंड की, मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए हैं। ये आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के पल्ला ये कहते हुए झाड़ने की कोशिश करती है कि अगर शराब नीति में गड़बड़ी थी तो वो गड़बड़ी एलजी को क्यों नजर नहीं आई। आरोप एलजी पर लगाने की कोशिश लगातार जो है वो केजरीवाल सरकार की ओर से की जाती रही है। लेकिन जिस तरह से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में फिलहाल तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और इस बात के भी कम ही आसार नजर आ रहे हैं कि 21 मार्च को सिसोदिया को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ईडी ने जो है वो न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अब ईडी की ओर से और सीबीआई की ओर से ये भी जरूर, माफ कीजिएगा, सीबीआई की ओर से ये जरूर कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो बाद में पुलिस हिरासत की मांग भी हमारे द्वारा की जा सकती है। तो अगर पुलिस हिरासत की मांग की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं सिसोदिया के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो सिसोदिया के राजनीतिक भविष्य पर तो सवाल उठते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा मनीष सिसोदिया माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे आम आदमी पार्टी की छवि पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इन आरोपों का सामना जो सिसोदिया कर रहे हैं उन्हें राहत कैसे मिलेगी, इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो तमाम लीगल मामलों को लेकर के बातचीत भी अपने वकीलों के साथ में कर रही है ताकि सिसोदिया को राहत मिल सके। लेकिन राहत मिलेगी फिलहाल आसार कम ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली का ये कथित शराब घोटाला और इसके तार साउथ तक भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप केसीआर की बेटी के कविता पर भी लगा है और आरोप यह लगा है कि उनकी भी इसमें संलिप्तता है। ईडी के कविता से पूछताछ कर रही है और पूछताछ इसलिए कर रही है क्योंकि आरोप यह लगा है कि शराब घोटाले के लिए ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो के कविता हैं वो भी संलिप्त हैं। तो शराब घोटाले से केसीआर की बेटी का कनेक्शन कैसे निकला है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता से पूछताछ लगातार की जा रही है। सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। ईडी का दावा है कि अरुण पिल्लई ने कविता के बेनामी के रूप में काम किया है। जो अरुण पिल्लई की कंपनी है जिसमें वो हिस्सेदार हैं उसमें के कविता का भी जो है वो हिस्सेदार रही हैं। ये इस तरह के आरोप लगे हैं कि कविता पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अरुण पिल्लई से जब कल पूछताछ अरुण पिल्लई के सामने के कविता से की गई थी तो कई तरह के आरोप भी लगते हुए नजर आए थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के अरुण पिल्लई के सामने बिठाकर के कविता से जब पूछताछ की गई थी तो उनसे वो तमाम सवाल पूछे गए कि आखिर अरुण पिल्लई के साथ में उनका क्या रिश्ता है। जो कंपनी अरुण पिल्लई जिसमें हिस्सेदार हैं रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलजी, उसमें के कविता की किस तरह की भूमिका है। तो इस तरह के तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि बार बार फोन नष्ट करके सबूत क्यों नष्ट किए गए हैं। तो ये तमाम आरोप के कविता पर भी लगे हैं। हालांकि पहले आपको याद दिला दें कि 9 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन के कविता को क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि डेट आगे आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद 11 तारीख को उनसे पूछताछ हुई और जो पूछताछ हुई थी वो करीब 9 घंटे तक हुई थी। 1 घंटे लंच का टाइम भी उसमें अगर आप ऐड कर दें 8 घंटे के करीब जो है वो पूछताछ की गई थी। और उस दौरान
सवालों से सामना जब के कविता का हुआ तो जितनी पूछताछ कल हुई वो काफी नहीं थी, इसलिए ईडी के द्वारा अब 16 तारीख को दोबारा के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जब 16 तारीख को के कविता से पूछताछ होगी तो उसके बाद हो सकता है कि ईडी के कविता को गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी ईडी और सीबीआई की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब के कविता के द्वारा ये कहा जरूर जा रहा है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में के कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सिसोदिया के कथित सहयोगी अमित अरोड़ा की रिमांड कॉपी में जो है वो दावा भी किया गया है। ईडी ने कहा है कि अमित अरोड़ा ने 1 साल में कविता समेत 35 लोगों से संपर्क किया था। ये गुरुग्राम के कारोबारी अमित अरोड़ा को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद ये कहा गया था अमित अरोड़ा ने कविता से 2 अलग अलग नंबर से 10 बार करीब संपर्क किया है। 3 आरोपियों और संदिग्धों ने कविता की संलिप्तता का दावा भी किया है। तो ये तमाम दावे ईडी की ओर से किए जा रहे हैं और इन्हीं दावों के आधार पर जो ईडी है वो के कविता को पूछताछ के लिए बुला रही है। साउथ ग्रुप, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, जिसके रिश्वत देने के बाद उनको फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है, 100 करोड़ की रिश्वत की बात कही जा रही है, तो उससे कि कविता को भी फायदा पहुंचाया गया है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और कनेक्शन जो दिल्ली शराब घोटाले का है वो साउथ की कंपनियों से होता हुआ अब केसीआर की बेटी के कविता तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और के कविता की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम लेती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि के कविता इस पूरे मामले को लेकर के जब 16 तारीख को उनसे सवाल जवाब होगा, ईडी से उनका सामना होगा, तो फिर जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट होगी या फिर नहीं होगी, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से सीबीआई और ईडी का एक्शन देखने को लगातार मिल रहा है, ऐसे में ये एक्शन आने वाले दिनों में भी इसी तरह से देखने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अब बात लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई के एक्शन की भी कर लेते हैं। हमने इस पूरे मामले को लेकर के भोला यादव की गिरफ्तारी होते हुए देखी, उसके बाद छापेमारी का सिलसिला देखा और राबड़ी देवी से पूछताछ होते हुए भी देखी। आरोप गंभीर सरकार पर भी लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल लालू एंड फैमिली का इस पूरी मुश्किल से बाहर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। सीबीआई ने 2021 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी लैंड फॉर जॉब केस में, अब तक क्या कुछ हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 18 मई 2022 को मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी और जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें लालू यादव का नाम था, हेमा यादव का नाम था, राबड़ी देवी का नाम था, मीसा भारती का भी नाम था और 12 वो लोग थे जिनकी जमीन ली गई थी। जुलाई 2022 में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था और भोला यादव, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके ओएसडी हुआ करते थे, लालू यादव के रेल मंत्री रहते, उनके ओएसडी भोला यादव थे और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को समन भी भेजा है और जो समन भेजा गया था उसमें कहा गया था कि 15 मार्च को सभी आरोपी कोर्ट में पेश हों। साफ तौर पर कहा गया था लैंड फॉर जॉब केस में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 6 मार्च को राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे सीबीआई की टीम ने पटना में पूछताछ की थी। 10 मार्च को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, बिहार और महाराष्ट्र में छापे मारे थे और इस छापेमारी में कैश, डॉलर और सोना मिलने की बात निकलकर सामने आई है। करीब 25 जगहों पर ईडी ने छापे मारे थे, जिसमें लालू के समधी से लेकर के लालू के करीबी, उनकी परिवार के लोग भी शामिल थे। लालू एंड फैमिली के अलावा करीबियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के बाद 11 मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव पेश नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी के साथ में अस्पताल में रहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जब अगली तारीख तेजस्वी यादव को दी जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही हैं लालू एंड फैमिली की। लालू यादव पर आरोप क्या है? रेल मंत्री रहते पटना के 12 लोगों को चुपके से ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी और
जिन लोगों को नौकरी दी गई थी उनसे उसके बदले में परिवार के लोगों के नाम जमीनें करवाई गई थी। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट रखा गया था और बाद में फिर रेगुलर कर दिया गया था। और 2008-9 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में इन लोगों को नौकरी भी दी गई थी। तो ये तमाम आरोप लालू यादव पर लगे हैं। लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री तक करवाई गई थी। साथ ही साथ नगद में जमीन की मामूली कीमत चुकाई गई थी। तो ये तमाम आरोप लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर लग रहे हैं। रेल मंत्री रहते पटना के 12 लोगों को फायदा पहुंचाया गया था। जब छापेमारी हुई तो उसमें क्या मिला है वो भी आपको बता दें। 53 लाख रुपए कैश मिला है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर मिलने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। 1900 अमेरिकी डॉलर इस छापेमारी में मिले हैं। साथ ही साथ 540 ग्राम सोना और करीब 2.5 किलो सोने के जेवर भी इस छापेमारी के दौरान लालू के परिवार के लोगों से बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल राहत मिलती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। आखिर किस तरह से लालू यादव, जो पहले ही चारा घोटाले के मामलों में सजा याफ्ता हैं, अलग अलग चारा घोटाले के मामलों में उन्हें झटके पर झटका लगता रहा है और अब जब वो बाहर आए थे उसके बाद कहीं ना कहीं अब लैंड फॉर जॉब जो मामला है वो कहीं ना कहीं लालू यादव की टेंशन में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल लालू परिवार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नजरें इस बात पर हैं कि तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाता है। तेजस्वी यादव के अलावा क्या राबड़ी देवी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? क्या मीसा भारती, हेमा यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह से सीबीआई और ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है उसके बाद इतना तो तय माना जा रहा है कि जो मुश्किलें लालू परिवार की हैं वो फिलहाल कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। तो कुल मिलाकर के कविता, मनीष सिसोदिया और लालू एंड फैमिली पर जिस तरह से सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। विरोधी इसे एक तरह से कह सकते हैं कि एक इमोशनल कार्ड की तरह खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी का कहना है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्योंकि अगर केंद्र सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए यह बड़ा खतरा है। उम्मीद करेंगे कि इन तीनों मामलों को लेकर के जांच के बाद, सीबीआई और ईडी की पूछताछ के बाद जो कोई भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन देखने को मिलेगा, ताकि यह साफ हो पाए कि यह एक्शन भ्रष्टाचार पर हो रहा है या फिर विरोधियों को कमजोर करने के लिए। क्योंकि लगातार आरोप यह लग रहा है कि बीजेपी इसे राजनीतिक द्वेष के तरीके से इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक बदला इसके जरिए ले रही है। सीबीआई और ईडी के जरिए जो दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है, उसे निभाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर लालू एंड फैमिली, फिलहाल किसी की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसका जो असर है वो 2024 के चुनाव पर कितना पड़ेगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस स्पेशल पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।